आज के इस वीडियो में मैं मैश एनालिसिस की एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। यानी मैश एनालिसिस की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, मैश एनालिसिस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, मैश एनालिसिस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन करंट in the branch AB of the following network using मैश मेथड। यानी ब्रांच AB के एक्रॉस फ्लो होने वाले करंट को हमें पता करना है। मैश मेथड का यूज करके इस करंट की वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और ब्रांच AB के एक्रॉस का करंट निकालते हैं। अगर आपने मैश मेथड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तब तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने मैश मेथड का यूज नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि मैश का मतलब होता है एक क्लोज्ड लूप। जैसे इस सर्किट में दो क्लोज्ड लूप हैं। पहला DABC एक क्लोज्ड लूप है, वहीं दूसरा AEFB एक क्लोज्ड लूप है। यानी इस सर्किट में दो मैश है, पहला मैश ये है और दूसरा मैश ये है। और मैश मेथड में जितने लूप होते हैं, जितने मैश होते हैं, उतनी इक्वेशन बनती है। यानी यहाँ पर दो लूप हैं, दो मैश है, तो इस प्रॉब्लम में दो मैश इक्वेशन बनेगी। तो चलिए मैश इक्वेशन लिख लेते हैं। इस सर्किट की इन दोनों लूप की मैश इक्वेशन लिख लेते हैं। और मैश इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास सबसे पहले इन दोनों लूप के करंट की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यानी इन दोनों लूप में आपको करंट एज्यूम करना है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कोई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसका नाम हम I1 दे देते हैं। वहीं इस लूप में भी हम कोई करंट इसी डायरेक्शन में एज्यूम कर लेते हैं कि कोई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसका नाम हम I2 दे देते हैं। अब हमारे पास दो लूप हैं, दो करंट है। तो अब इन दोनों लूप के लिए मैश इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइटिंग मैश इक्वेशन फॉर मैश ABCD। यानी इस लूप में हमें मैश इक्वेशन लिखनी है। मैश इक्वेशन लिखते समय आपको हमेशा दो अजम्पशन लेके चलना है। पहला सोर्स से, यानी वोल्टेज सोर्स से जिस डायरेक्शन से करंट निकल रहा है उस डायरेक्शन के साइन को आपको एज्यूम करना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस डायरेक्शन से करंट बाहर निकल रहा है उस डायरेक्शन पे जो भी साइन होगा उसे हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल I1 करंट माइनस से इंटर हो रहा है और प्लस से बाहर निकल रहा है, तो इस वोल्टेज सोर्स का साइन हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो पहला, जिस टर्मिनल से करंट निकल रहा है उसका साइन आपको कंसीडर करना है। और दूसरा कि रेजिस्टेंस को आपको हमेशा माइनस साइन के साथ में कंसीडर करना है। मैश इक्वेशन बनाते समय जब भी आपको रेजिस्टेंस मिले उसको आपको हमेशा माइनस साइन के साथ में ही लिखना है। और इसे आप याद रखने के हिसाब से इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस आएगा तो उसके अक्रॉस कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसलिए रेजिस्टेंस को आपको हमेशा माइनस साइन के साथ में ही लिखना है। तो ये दो एजम्पशन सबसे पहले आपको एज्यूम करना है। जब भी आप मैश मेथड का यूज करें, मैश मेथड अप्लाई करें, तो सबसे पहले आपको ये दो एजम्पशन मानना है और पूरे सर्किट के लिए इन दोनों एजम्पशंस को आपको कांस्टेंट रखना है। चलिए अब लूप 1 की मैश इक्वेशन लिख लेते हैं। तो मैश इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी 20 - 2I1 - 2I1 - I2 = 0। अब ये इक्वेशन कैसे आई, चलिए ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि करंट जिस डायरेक्शन से निकल रहा है, जिस टर्मिनल से निकल रहा है उस टर्मिनल का साइन आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ और इस लूप में करंट यहाँ से इंटर होगा और इस पॉइंट से बाहर निकलेगा, इस टर्मिनल से बाहर निकलेगा और इस टर्मिनल का साइन पॉजिटिव है और इस वजह से मैंने यहाँ पर +20 लिखा है। उसके बाद यह करंट 2 ओम रजिस्टर से होकर जाएगा और रेजिस्टेंस को आपको हमेशा माइनस साइन के साथ में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया -2I1। उसके बाद यह करंट इस ब्रांच से फ्लो होगा और इस ब्रांच में इस रजिस्टर के क्रॉस दो करंट फ्लो हो रहे हैं, पहला I1 और दूसरा I2। तो मैंने इसे लिखा है माइनस, चूंकि यह रेजिस्टेंस है 2 यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू
I1 माइनस I2, और ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि I1 माइनस I2 रिजल्टेंट करंट होगा जो कि इस ब्रांच से फ्लो होगा, और यहाँ पर मैंने I1 को पहले लिखा है और I2 को बाद में लिखा है क्योंकि मैं लूप 1 की बात कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि अगर आप जिस लूप की बात करें उस लूप के करंट को आपको हमेशा हायर पोटेंशियल वाला मानना है, हायर वैल्यू वाला मानना है। यानी अगर मैं लूप 1 की बात कर रहा हूं तो I1 की वैल्यू बड़ी होगी, I1 को आपको हमेशा दूसरे करंट से माइनस करना है। वहीं अगर मैं लूप 2 की बात कर रहा हूं तब I2 की वैल्यू बड़ी होगी और I2 को आपको बड़ा मान के दूसरे करंट को आपको माइनस साइन के साथ में लिखना है। तो मेश मेथड के लिए इस पॉइंट को भी आपको याद रखना जरूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यह इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है। 20 माइनस 2I1 माइनस 2I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 2I1, इस माइनस 2 को मैं इन दोनों करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह हो जाएगा माइनस 2I1 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 2I2। इसे और सिंप्लीफाई करें, I1 और I2 के फॉर्म में लिखें तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 4I1, क्योंकि ये 2I1 और ये 2I1 का एडिशन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू ये जो 20 था वो 0 के इस तरफ आ जाता है तो इसे हम माइनस 20 लिख सकते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो पहले मेश की इक्वेशन हमारे पास आ गई है। चलिए अब दूसरे मेश की इक्वेशन बना लेते हैं, यानी I2 के लिए इक्वेशन बना लेते हैं, I2 करंट के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राइटिंग मेश इक्वेशन फॉर ABEF। तो चलिए अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यह इक्वेशन बनेगी -10 माइनस 2I2 माइनस I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनी। तो यहाँ पर मैंने -10 लिखा हुआ है क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैंने नीचे की ओर एज्यूम की है और करंट माइनस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि करंट जिस टर्मिनल से निकलता है उस टर्मिनल के साइन को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर माइनस टर्मिनल से करंट निकल रहा है और इस वजह से यहाँ पर मैंने -10 लिखा है। उसके बाद ये करंट इस रजिस्टर से होके जाएगा और चूंकि हम लूप 2 की बात कर रहे हैं, I2 की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है -2 यानी रेजिस्टेंस है इसलिए माइनस साइन, 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और करंट को यहाँ पर मैंने लिखा है I2 माइनस I1 क्योंकि मैं लूप 2 की बात कर रहा हूँ। और मैंने अभी आपको बताया है कि हम जिस लूप की बात करते हैं उस लूप के करंट को आपको हमेशा बड़ा एज्यूम करना है, हायर पोटेंशियल वाला एज्यूम करना है, और इसलिए यहाँ पर मैंने I2 माइनस I1 लिखा है। उसके बाद यह करंट इस 2 ओम रजिस्टर से होके जाएगा और अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। तो इसे मैंने लिखा है -2I2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ -10 माइनस 2I2 प्लस 2I1 माइनस 2I2। चलिए इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे I1 और I2 के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 10। इस -2I2 और इस -2I2 का एडिशन हो जाएगा तो यह हो जाएगा -4I2 और इस 2I1 को हम ऐसा कि ऐसा लिख सकते हैं और ये जो -10 है ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो हो जाएगा 10। और ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है और इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकालना है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की कई मेथड हो सकती है, जैसे आप इस इक्वेशन से I1 की वैल्यू निकाल लीजिए और उस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और उसके बाद आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करके आप I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की कई मेथड है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना चाहिए।
क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ होता है और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपका समय बचेगा। तो चलिए इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और I1 I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो I1 की वैल्यू निकल कर आती है 5 एम्पियर और I2 की वैल्यू निकल कर आती है 0 एम्पियर। तो I1 और I2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। चलिए अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रांच AB के एक क्रॉस फ्लो होने वाले करंट को हमें पता करना है, यानी इस 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट को हमें निकालना है। और इस 2 ओम के अक्रॉस का करंट I2 माइनस I1 या फिर I1 माइनस I2 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको उसी करंट को कंसीडर करना है, उसी करंट को पहले लिखना है जिस करंट की वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट में I1 और I2 करंट में से I1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 माइनस I2, यानी इस 2 ओम वाले ब्रांच से फ्लो होने वाला रिजल्टेंट करंट I1 माइनस I2 होगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 5 माइनस 0 यानी 5 एम्पियर। और यही हमारा आंसर है, यानी ब्रांच AB के अक्रॉस का करंट 5 एम्पियर होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथ्स मेथड समझ में आई होगी। मैथ्स इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको मैथ्स इक्वेशन बनाते समय ध्यान रखना है, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।